हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के इंडिकेशन के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, साथ में उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में विद रेस्पेक्टिव टू देयर क्लासिफिकेशन। आज की सीरीज में तो हम क्लासिफिकेशन जरूर इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज मैं एग्जाम्पल के लिए एक ब्रांड नेम को लेकर आया हूँ। ये एक रैंडम ब्रांड नेम है और ये है आपका थियोएस्थलीन। ये जो थियोएस्थलीन है, इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। और इस थियोएस्थलीन का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका सॉल्ब्यूटामॉल एंड थियोफाइलिन। तो सॉल्ब्यूटामॉल और थियोफाइलिन दोनों मिलकर के आपकी किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ होते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जिससे आपका वो प्रॉब्लम जिसके लिए आपने इसे लिया था वो ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले इसके इंडिकेशन के बारे में बात करें तो जो थियोएस्थलीन है वो अस्थमैटिक पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनकी सीवियरिटी कम हो सके। अब हमको ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर ये दो क्लास किस क्लास के ड्रग को बिलोंग करते हुए नजर आते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, अस्थमा और काम करने के तरीके के बारे में। दो ड्रग है, पहला है सॉल्ब्यूटामॉल। तो अगर अपने राइट साइड एक क्लासिफिकेशन है आपके ड्रग का, उसको देखिए और जरा ढूंढिए कि कहाँ है सॉल्ब्यूटामॉल। तो मैं आपकी मदद करता हूँ, ये रहा हमारा सॉल्ब्यूटामॉल। अब ये जो सॉल्ब्यूटामॉल है किस क्लास के और किस सब क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले सब क्लास देखो, ये जस्ट पहले है ना वो उसका सब क्लास है। और सब क्लास जस्ट पहले क्या है, बीटा टू सिंपैथोमाइमेटिक, ये हो गया सब क्लास। तो इसका मेन क्लास कौन सा है, इसका मेन क्लास है ब्रोंकोडायलेटर। अब ये दोनों क्लास क्या हैं और मैं वो कैसे काम करते हैं समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा इसी को क्या है और किसको बोलते हैं। इसको कई जगह दमा के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर ये होता क्या है, देखो अस्थमा जो है ना, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रॉब्लम है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हो, क्योंकि सांस लेने की जो नली है वो सक्रिय हो जाती है और म्यूकस से भर जाती है, चोक हो जाती है। और कोई भी रास्ता अगर सकरा हो जाए तो उसमें से गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सकरा हो तो जाए ठीक है, कैसे भी करके आप निकल लेने की कोशिश करोगे, अगर आगे जाकर के कीचड़ में आप फंस गए तो फिर आपकी प्रॉब्लम दोगुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो सकरा हो गया है, दूसरा कीचड़ हो गया है। समझ रहे हैं आप मेरी प्रॉब्लम को। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम को जो मैंने बोला उसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आप एक ऐसे टनल से घुस के निकलना चाहते हो जो इतना बड़ा दिख रहा है। टनल मतलब समझ रहे हो, जो गांव में पुल बनाने के लिए छोटे छोटे सीमेंट के ढोल रखते हैं, वो समझ लो। तो यहाँ पे आप हो या कोई भी व्यक्ति है, वो इतने बड़े टनल में आप छोटे आदमी आराम से सफिशिएंट तरीके से घुस जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आगे जा करके अगर आप पाते हो कि ये जो टनल है इस तरीके से सकरा होता जाता है प्रोग्रेसिवली, तो फिर देखो आपको कितनी प्रॉब्लम होती जाएगी। इस पर्टिकुलर पार्ट पे या पॉइंट पे आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ पे अगर आप पहुँचेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से कि ये व्यक्ति यहाँ से तो फंस जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ से आते ही कोई म्यूकस चिपचिपा पदार्थ कीचड़ यहाँ पे आ जाए, तब तो फिर ये दो तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक तो सकरा हो गया है, दूसरा यहाँ पे म्यूकस आ गया है, तो दोनों के कारण से इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बस यही चीज़ हमको समझना है कि ये जो है वो अगर आपकी जगह ये कोई एयर मॉलिक्यूल होता, तो अगर ये इतनी जगह स्पेस होती तो आराम से मूव कर सकता था। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, क्योंकि अभी ये पाया गया है कि जो ब्रोंकियल अस्थमा है ना वो एक बेसिकली इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। तो इस केस में यहाँ पे पूरा इस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके ब्रोंकियल पार्ट में, और ये जो जगह है वो बस इतना सा बचता है, और इसमें से फिर ऑक्सीजन का जाना या फिर रिवर्स में CO2 का आना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और यही अस्थमा का कारण बनता है। अगर इसको थोड़ा सा मैं और इनलार्ज करके बनाऊँ यहाँ पे, तो देखिए ये पहले का केस था, ये नॉर्मल केस है, यहाँ फर्स्ट केस है। इस केस में मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑक्सीजन बड़ी अच्छी से चला जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और उसके बदले में CO2 अगर आ रहा है वहाँ से निकल करके एक्सेल के लिए, तो ये CO2 बड़ी अच्छी मात्रा में बड़ी कोई दिक्कत के बिना यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जगह पर्याप्त है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इनको रहने देते हैं, बस इसी को चेंज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ये जो आपका पूरा पूरा डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये जो चौड़ाई है यहाँ पे, इसको मैं डायमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अब अगर सकरा होने लगे तो कुछ कैसे सकरा हो जाएगा, ये इस तरीके से सकरा हो जाएगा। ये बीच में जो आप देख रहे हैं वो कोई गैप नहीं है, वो मसल एक्सपांड हुआ इन्फ्लेमेशन की वजह से, इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसको आप रफ मान लो, इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, बस सिर्फ गैप है। तो इतना ही जो अंदर का पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, इतने में ही, इतने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसी के पास हमारा एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल। कुछ इस तरीके से, गॉबलेट का मतलब होता है प्याला, प्याले
प्याला मतलब समझते हो ना, कटोरा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसी की तरह ये सेल होता है। तो जब ये गॉबलेट सेल रहते हैं और गॉबलेट सेल ओवर एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एलर्जन, तो ये म्यूकस सिक्रेट करने लगते हैं और इनका सारा म्यूकस का सिक्रेशन आपके इसी सक्रिय जगह में जाकर के रह जाता है। तो ऊपर जो बताया था कि कंडीशन 1 तो ऑलरेडी सक्रिय हो गई है, कंडीशन 2 इसके ऊपर और म्यूकस आ गया है, तो यहाँ भी दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो म्यूकस आ जाएगा इस तरीके से, ये म्यूकस है आपका और ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो दोनों प्रॉब्लम हो जाएंगी और इनके जो पहले की मूवमेंट हो रही थी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये जो CO2 बनाया था मैंने, इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये है आपका अस्थमा। और इस पूरे खेल में क्या हो रहा है, ये पूरे खेल में हो रहा है कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वाला हिस्सा किसका, ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर आप बोलो तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो अपने लंग्स के एक्टिविटी को। रफ में बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ये आपका लंग्स है और यहाँ पे ये जो ब्रोंकिया वाला पार्ट है, इसी पे इसका इस तरीके से जो नॉर्मल था इसका कन्वर्ट होके इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टेड में आ जाना, यही अस्थमा का कारण है। और अगर ये इस तरीके से नॉर्मल से कॉन्स्ट्रिक्टेड हो रहा है और हम इसके वापस से उस कॉन्स्ट्रिक्टेड से लेकर के डायलेटेड स्टेज में लेके चले जाएं तो आपका काम तो हो जाएगा। और यही काम करने का, एक्टिविटी करने का काम करता है ये आपका ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर का नाम ही यही है, ब्रोंको मतलब ब्रोंकिया और डायलेटर मतलब जो डायलेट करता होगा उसे हम ब्रोंको डायलेटर कहते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड वेसल्स है, मैं यहाँ पे ब्लड वेसल बोल रहा हूँ जानबूझ करके, यहाँ पे आप वेसल्स की जगह ब्रोंकिया को भी समझ सकते हो। ये आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड है ताकि आप समझ पाओ। अब अगर हम डायलेटेड यूज़ करेंगे तो ये अब अपने ओरिजिनल स्टेज में इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इनके डायमीटर पे ज़रा ध्यान दो तो देखो बेटा, ये कितना कम चौड़ा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अब जब हमने ड्रग दिया इस पॉइंट पे तो देखो ये अपना जो एक्सपांसन है वो कर लिया डायलेट का, तो ये डायलेटर है। अब वेसल्स के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो वेसो डायलेटर, ब्रोंकिया के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ब्रोंको डायलेटर। तो जब ये डायलेट हो जाएगा तो आराम से आपका जो मूवमेंट है गैस का वो हो पाएगा। अब ब्रोंको डायलेटर के कई अलग अलग सब क्लासेस हैं, जैसे पहला है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक, दूसरा है आपका मेथाइलजेंथिन, तीसरा है एंटीकोलिनर्जिक्स। तो हमने आज के ड्रग के रिस्पेक्ट में बात करनी थी, तो इस ड्रग का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट तो साल्ब्यूटामॉल, दूसरा था आपका थियोफाइलिन, ये रहा। तो ये दोनों, चाहे साल्ब्यूटामॉल हो चाहे थियोफाइलिन हो, दोनों घूम फिर करके अपने इस मेन क्लास यानी कि ब्रोंकोडायलेटर को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। तो अब देखो ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक का। ये जो बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एड्रेनर्जिक ड्रग होते हैं ना, वो ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं किस पे, बीटा 2 रिसेप्टर पे, उस पे जाके उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब बीटा 2 रिसेप्टर आपका स्टिमुलेट हो जाएगा तो साइक्लिक AMP जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी और उसके कारण से फॉर्मेशन होगा और वो फॉर्मेशन आगे जाके ब्रोंकियल स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन कॉज करेगा और इस तरीके से जो कॉन्स्ट्रिक्शन था वो रिलैक्सेशन में बदल जाएगा। मतलब समझो कि ये अगर कॉन्स्ट्रिक्शन था, सेम डायग्राम बार बार बन रहा है, तो ये अगर कॉन्स्ट्रिक्शन था, अब यहाँ पे हम दे रहे हैं आपका बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। बीटा 2 स्पेसिफाइड करना बहुत जरूरी है, सिम्पैथोमाइमेटिक। पहले ये समझ लो सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब क्या है। सिम्पैथोमाइमेटिक में पहला जो वर्ड है सिम्पैथो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को, जिसके अंदर का मेन सब्सटेंस आपका एड्रेनलिन है, इसलिए तो बोला गया एड्रेनर्जिक ड्रग। ये आपके फियर फाइट के केस में आपको सपोर्ट देने का काम करता है। और माइमेटिक का मतलब होता है उसकी जो नकल करता है, मिमिक्री करता है। तो ऐसे ड्रग जो कि आपकी बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम की नकल करते होंगे, मिमिक्री करते होंगे, इसी को तो बोला जाता है सिम्पैथोमाइमेटिक। तो उस केस में सिंपैथिक सिस्टम में क्या होगा, आपके पीछे कोई अगर जानवर दौड़ा दिया है तो आप तेज भागना चाहोगे, जितना कभी भागे नहीं हो नॉर्मल सिचुएशन में उससे भी तेज भागोगे। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू आपके एड्रेनलिन का सिक्रेशन होगा जो कि आपके हार्ट के रेट ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा, एयर के मूवमेंट को बढ़ाएगा, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को आपके स्केलेटल मसल में बढ़ाएगा। तो इस तरीके से सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही ड्रग जो कि इसी सिंपैथिक सिस्टम की एक्टिविटी को सपोर्ट करें, मिमिक करें, नकल करें, हूबहू रिप्रेजेंट करें, वही आपका सिम्पैथोमाइमेटिक कहलाता है। अब चूंकि ये एक ऐसा है केस है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, तो जब आप कभी भी सॉल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटालिन इस कैटेगरी का ड्रग दोगे तो ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग हैं वो ब्रोंकोडायलेशन कॉज करेंगे। कैसे? ये बीटा 2 रिसेप्टर है, वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये आपका बीटा 2 रिसेप्टर है मान लेते हैं, और ये आपका वो ड्रग है जिसके ऊपर बात कर रहे हो, सॉल्ब्यूटामॉल है, टर्ब्यूटालिन है। तो ये जो ड्रग है वो अपने रिसेप्टर पे आएगा और इस तरीके से बाइंड हो जाएगा। जैसे रिसेप्टर पे बाइंड होगा ये क्या करेगा, ये CAMP, इसको बोलते हैं साइक्लिक AMP
पाथवे, इस पाथवे को एक्टिवेट करेगा और इस पाथवे को कहाँ पे एक्टिवेट करेगा? ब्रोंकियल मसल सेल पे स्टार्ट करेगा, जो कि ब्रोंकियल मसल सेल ये है, और इसके कारण से ये इसको रिलैक्स करेगा। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम थी आपकी, वो हट के नॉर्मल पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये ड्रग ने रिलैक्सेशन कॉज किया और अपना काम किया। तो इस ड्रग का, थियोएस्थलीन का पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट था सॉल्ब्यूटामॉल का, वो ऐसा काम करने का करता है। अब देखिए दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका थियोफाइलिन। हालांकि ये भी ब्रोंकोडायलेटर का ही काम करेगा। तो जो थियोफाइलिन है वो है एग्जाम्पल मेथाइलजेंथिन का, और मेथाइलजेंथिन का जो यूज़ पहले होता था, एक्सटेंसिवली यूज़ होता था अस्थमा के केस में, बट आज के केस में इसका जो यूज़ है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सीओपीडी के लिए, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के लिए। हाँ, कुछ केस ऑफ अस्थमा में एडजुवेंट मेडिकेशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये जो थियोफाइलिन है, इट इज़ ऑकर्ड बाय नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब ये मेथाइलजेंथिन जो है ना, वो मेथाइलेटेड जेंथिन अल्कोलॉइड, जैसे कैफीन जिसको आप कॉफ़ी से निकालते हो, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, इनसे निकाला जाता है। और ये उसके काम करने का तरीका यह है कि वो आपके इस ब्रोंकियल मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करता है, जिससे कॉन्स्ट्रिक्शन जो था वो हट करके रिलैक्सेशन बदल जाता है। और जब ये हो जाएगा तो एयर का पासेज वापस से, जैसे मैं फिर से हर डायग्राम में बनाता हूँ, यहाँ से बढ़िया आराम से O2 मूव करेगा, CO2 मूव करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लगेंगे। तो इस तरीके से आज का जो हमारा ड्रग था सॉल्ब्यूटामॉल और थियोफाइलिन कंटेनिंग ड्रग थियोएस्थलीन, वो काम करता है। आई होप कि आपको ये जो एनिमेशन कम एनोटेशन वाले वीडियोस हैं वो समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा कस कर दीजिए प्लीज़, एक फीडबैक दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी मेहनत से थोड़ा भी एडवांटेज हो रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप करना चाहें, आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा। जबरदस्ती तो कभी होगी नहीं। नमस्कार, टेक केयर।